मेरा चेहरा सीधे बास्केट के अंदर दबा हुआ था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे मैं डीप ब्रीदिंग एट द पीक खेल रहा हूँ। सुसुलू फैंग, तुम परवर्ट! उसके चीक्स तुरंत लाल हो गए। मौका मिलते ही सीक्रेटली स्निफ कर रहे हो, बास्टर्ड! उसका छोटा फेयर फिस्ट टाइटली क्लेंच हो गया। आज इस परवर्ट को लेसन सिखाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी बेयर फीट से मेरी तरफ आई। हालांकि वो यूजुअली मुझसे जोकिंगली बात करती थी, लेकिन लिमिट भी होती है। एम्बैरेस्ड और एंग्री होकर उसने पैर पटका। उसका डेलिकेट फेस पूरा रेड हो गया। रेडनेस चीक से ईयर लोब्स तक फैल गई। वो मेरा ईयर पिंच करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई उसने नोटिस किया मेरी टाइटली क्लोज्ड आईज हल्का ट्रेंबल कर रही थी। एक्सप्रेशन भी अननेचुरल था। फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट था। सू जिन यून तुरंत स्टार्टल्ड हो गई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ये जानबूझकर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सच में बेहोश होने वाला हो। इंस्टेंटली उसके अंदर का सारा एंगर जैसे कोल्ड वाटर से पुछ गया। जो चेहरा अभी रेड था वो तुरंत पेल हो गया। उसकी आईज में वरी भर गई। सुलू फांग, क्या हुआ तुम्हें? डराओ मत मुझे। वो मेरा बॉडी शेक करने लगी, लेकिन मैं मूव नहीं हुआ। उल्टा फॉरहेड पर और कोल्ड स्वेट आ गया। सुलुआंग! सू जिन यून पूरी तरह पैनिक हो गई। वो तुरंत उठी एम्बुलेंस कॉल करने के लिए। टेंशन में उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। फोन तक प्रॉपर्ली होल्ड नहीं हो रहा था। मैंने हल्का सा आंख खोली, उसकी पैनिक्ड बैक देखी। डैम, अब तो फंस गया। असल में अभी सिस्टम से मैसिव नॉलेज रिसीव करते वक्त मुझे सच में थोड़ा डिजीनेस हुआ था। मैं बस इंस्टिंक्टिवली किसी चीज पर लीन कर गया था। ध्यान ही नहीं दिया वो क्या था, लेकिन अब मैं रिकवर हो चुका था। फिर सुजिन यून को पैनिक करते देखकर मेरा टीजिंग मूड जाग गया। टीचर सू, मैंने वीक वॉइस में सिर उठाया। मैं ठीक हूँ, बस अचानक विजन ब्लैक हो गया था। अब काफी बेटर हूँ। आवाज सुनते ही सुजिन यून तुरंत मुड़ी। वो तुरंत स्क्वाट होकर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आईज पूरी वरी से भरी थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक बेहोश क्यों हो गए? वो फ्राउन कर रही थी। दोनों हाथों से मेरा फेस पकड़कर ध्यान से देखने लगी, जैसे मेरे चेहरे से आंसर ढूंढ रही हो। उसका ब्यूटीफुल डेलिकेट फेस इतना क्लोज था कि उसकी वार्म ब्रेथ तक महसूस हो रही थी। मैं हल्का हंसा। टीचर सू, आप मेरी इतनी चिंता करती हो क्या इसलिए क्योंकि आप अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती? सू जिन यून इतनी टेंस थी कि उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए थे। उसकी आंखों में वरी, कंसर्न, पैनिक, सब इमोशंस एक साथ भरे हुए थे। तुम अभी भी जोक करने के मूड में हो? जल्दी बताओ क्या हुआ तुम्हें? मैंने स्माइल वापस ले ली। एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मैंने डीप ब्रेथ ली, कुछ सेकंड्स हेजिटेट किया, फिर धीरे से बोला, टीचर सू, असल में मुझे एक रेयर डिजीज है। बहुत बचपन से डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी क्योर करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये कब सडनली, अगले सेकंड या कुछ साल बाद, मुझे खुद नहीं पता। मेरी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द दिल के नीचे से निकल रहा हो। अभी जो हुआ वो अटैक था। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। मेरी आंखों के सामने पूरा वर्ल्ड ब्लैक हो गया था। लेकिन उसी मोमेंट मैंने किसी की आवाज सुनी, टीचर सू, वो आप थी। आपने मुझे बचाया। टीचर सू, मरने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप सुनेंगी? सू जिन यून को इंस्टिंक्टिवली लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन इतना रियल था कि एक्टिंग लग ही नहीं रही थी। अगर ये एक्टिंग थी भी तो कम से कम ऑस्कर लेवल एक्टिंग थी। उसने अनकॉन्शियसली मेरे हाथ पकड़ लिए। वो इतनी एंग्शियस थी कि उसकी स्पार्कलिंग आईज पर मिस्ट की लेयर आ गई। ओके, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं मानती हूँ, सब मानती हूँ। अब कुछ मत बोलो। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। उसके पास शूज पहनने का भी टाइम नहीं था। वो तुरंत मुड़ी और फ्लोर पर वन नी के साथ बैठ गई, मुझे अपनी बैक पर उठाने के लिए। जैसे ही उसने जोर लगाया, उसके एंकल का ब्रूज दब गया। पेन की हल्की झलक उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने लिप्स बाइट करके सह लिया। वो पूरी ताकत से उठने लगी, लेकिन तभी अचानक डोर पर तेज नॉकिंग हुई। बैंग बैंग बैंग। कौन है? सू जिन यून ने फ्राउन किया। इतनी रात में कौन हो सकता है? लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। वो मुझे उठाकर जाने ही वाली थी कि अगले ही मोमेंट एक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसकी वेस्ट पकड़ ली। मैंने उसे सीधे जमीन से उठा लिया और बाथरूम की तरफ दौड़ा। बैंग! जैसे ही बाथरूम डोर बंद हुआ, बाहर से मेन डोर टूटने की आवाज आई। कई बर्ली रॉबर्स अंदर घुस आए, चेहरों पर वायसस एक्सप्रेशंस। उन्होंने पूरे रूम को स्कैन किया। शाह! मैंने वाइड आइज से सिग्नल दिया। पैनिक हुई सुजिन यून को विस्पर किया, टीचर सू, आप यहीं रहो, बाहर मत आना। अभी अभी मैंने अनकॉन्शियसली एक्स-रे विजन एक्टिवेट किया था। मैंने बाहर 5 स्कार फेस्ड मेन देख लिए थे। उनकी इंटेंशन साफ पैड थी, इसीलिए मैं तुरंत सू जिन यून को बाथरूम में ले आया। अब मेरी आईज की डेप्थ में फेंट गोल्डन लाइट चमक रही थी। मैं बाथरूम के बाहर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। क्या टाइमिंग है, अभी मास्टरफुल स्किल्स मिले और तुरंत रॉबर्स आ गए। काफी कोइंसिडेंस है, लेकिन ठीक है, इन रॉबर्स पर अपनी स्किल्स टेस्ट कर लेते हैं। एक्स-रे विजन से मैंने देखा एक रॉबर बाहर डोर गार्ड कर रहा था। बाकी 4 मास्क्ड मैन धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। लगता था उन्होंने हमें ढूंढ लिया था। वैसे भी इस छोटे रूम में हाइड होने की यही एक जगह थी। एक बड़ा फियर्स आदमी बाथरूम डोर के पास आया। उसने बाकी तीनों को सिग्नल दिया, फिर पीछे हटकर मोमेंटम लिया। क्लियरली डोर किक करने वाला था, लेकिन जिस मोमेंट उसने किक मारी, मैंने मूव किया। मैंने जोर से वुडन डोर पुल ओपन कर दिया। उसकी किक हवा में गई, बैलेंस बिगड़ा और वो आगे गिर पड़ा। उसी समय मैंने फिस्ट टाइटन की, मिडिल नकल आगे निकाली और लाइटनिंग स्पीड से उसके थ्रोट पर पंच मारा। क्रैक! नेक बोन टूटने की आवाज गूंजी। उसकी आंखें इंस्टेंटली वाइड हो गईं, चीख भी पूरी नहीं निकल पाई। ये लोग सच में बैटल हार्डेंड थे। उनकी रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट थी। जैसे ही पहला आदमी गिरा, दाएं तरफ वाला रॉबर तुरंत शार्प डैगर निकाल चुका था। 30 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड सीधे मेरी तरफ थ्रस्ट हुआ। अगर कोई और होता तो ये स्टैब सीधे लग जाता, लेकिन अफसोस उसकी हर मूवमेंट मेरी एक्स-रे विजन में साफ दिख रही थी। मैंने बॉडी साइड में टिल्ट की, डैगर
डॉज किया, फिर पूरा शरीर फियर्स बीस्ट की तरह आगे बढ़ा। उस आदमी की शॉक्ड आईज के सामने मैंने फिस्ट क्लेंच की। लाइटनिंग जैसी स्पीड से उसके फेस के बीचों बीच पंच मारा। स्मैक! उसकी नेजल बोन तुरंत टूट गई, बॉडी ढीली पड़ गई और वो पावरलेस होकर पीछे गिर गया। उसी समय मैंने पीछे की तरफ बैक किक मारी, सीधे तीसरे आदमी के ग्रोइन पर। ये किक सू जिन यून वाली किक से कहीं ज्यादा रूथलेस थी। उस आदमी को समझ भी नहीं आया क्या हुआ और अगले सेकंड वो सीधे ग्रोन पर हिट हो चुका था। उसका चेहरा इंस्टेंटली डिस्टॉर्ट हो गया, आईज बाहर निकलने लगी। पेन इतना ज्यादा था कि वो स्क्रीम भी नहीं कर पाया। मैंने उसकी बॉडी तक उड़ाकर पीछे फेंक दी। वो पीछे खड़े आदमी से टकराया, दोनों साथ में गिर पड़े। पीछे वाले का सिर वॉल से टकराया और वो तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। कुछ ही सेकंड्स में मैंने 4 रॉबर्स को खत्म कर दिया, 2 डेड, 2 सीरियसली इंजर्ड। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि डोर गार्ड करने वाला रॉबर समझ ही नहीं पाया। उसे सिर्फ अंदर क्लैटरिंग साउंड सुनाई दी, फिर साइलेंस। उसने सोचा उसके ब्रदर्स ने हमें पकड़ लिया। वो एक्साइटेड होकर ग्राउल किया, डैम इट, थोड़ा धीरे, पहले इनके दांत तोड़ो, फिर मुंह बंद करना ताकि चिल्ला ना सके। अगर रेजिस्ट करे तो हाथ पैर की टेंडन्स काट देना, लेकिन अभी मत मारना। उस दिन इस बिच ने मुझे किक मारी थी, अब तक दर्द हो रहा है। स्पष्ट था ये वही लीडर था। सू जिन यून काफी समय से उनका टारगेट थी, लेकिन ओल्ड अपार्टमेंट एरिया में हमेशा लोग रहते थे, मूव करना आसान नहीं था। ऊपर से सू जिन यून का स्केड्यूल बहुत रेगुलर था, काम पर या काम से वापस हमेशा सबवे, भीड़ बहुत ज्यादा। उस रेनी नाइट पर उन्हें मौका मिला था। स्कार फेस्ड रॉबर क्लोरोफॉर्म लेकर आया था, लेकिन उससे पहले कि कुछ करता सू जिन यून ने उसे किक मार दी। फिर नॉइस की वजह से कई नेबर्स बाहर आ गए तो उन्हें भागना पड़ा, लेकिन आज परफेक्ट मौका था। वेदर अच्छा था, सब लोग बाहर सनबैथ कर रहे थे और उसी समय उन्होंने सू जिन यून को आते देख लिया। साथ में मैं भी था, लेकिन उन्हें लगा मैं सिर्फ जिम मसल वाला पावरलेस लड़का हूँ। ऐसे लड़कों को हम बहुत मार चुके हैं। 5 बनाम 2, एडवांटेज हमारा है, हम कैसे हार सकते हैं। उन्हें लग रहा था उनका प्लान परफेक्ट है। ऑलमोस्ट बिना आवाज किए उन्होंने हमला कर दिया था। डोर वाला रॉबर एक्साइटेड होकर अंदर आने लगा। पहले मुझे जाने दो, तुम लोग पैसे ढूंढो। उसने डोर बंद किया, फिर एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी जान निकल गई। उसके सामने 30 सेंटीमीटर डैगर उसकी फोरहेड पर लगा हुआ था और मैं फेंट गोल्डन लाइट वाली आईज के साथ उसे प्रे की तरह घूर रहा था। मेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, एक अनकंट्रोलेबल एजिटेशन। उसी पल उस रॉबर को समझ आ गया क्या हुआ है। उसने साइड में देखा, उसका पूरा शरीर वायलेंटली कांपने लगा। उसके सारे ब्रदर्स जमीन पर पड़े थे, खासकर बाथरूम डोर वाला आंखें खुली हुई थी, मरते हुए ग्रीवेंस के साथ। अब उसे समझ आया अभी जो आवाजें आई थी वो उसके ब्रदर्स के हेल जाने की आवाज थी। डैम, सिर्फ कुछ सेकंड्स में मेरे सारे ब्रदर्स खत्म। ये आखिर इंसान है क्या? इसकी आंखें ग्लो क्यों कर रही हैं? उसके स्कैल्प में टेरर दौड़ गया, पूरा शरीर फियर से जम गया। मेरे होंठों पर स्ट्रेंज स्माइल आई। तुम नेक्स्ट हो ब्रो, ब्रदर, स्पेयर। उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने डैगर हटाया और बैकहैंड से उसका थ्रोट पकड़ लिया, फिर बॉडी पीछे झुकाई और अचानक फोर्स लगाया। वो तुरंत लिटिल चिक की तरह हवा में उठ गया। मैंने उसे शोल्डर थ्रो किया और जोर से जमीन पर पटका। स्प्लैट! इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि उसे लगा उसके ऑर्गन शिफ्ट हो गए। उसकी विजन डार्क होने लगी। क्या मैं मर गया? मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन जल्द ही उसे रिग्रेट होने वाला था कि वो मरा क्यों नहीं। स्मैक! उसने बस एक हार्ट रेंचिंग दर्द महसूस किया जो सीधे दिमाग तक चढ़ गया। कुछ चीजें बहुत आसानी से टूट जाती हैं, मैंने थूकते हुए कहा। मैं किचन के वेजिटेबल सिंक पर गया, हाथों से गंदगी धोने लगा। 4-5 बार वॉश करने के बाद हाथ आखिर क्लीन हुए। सब खत्म करने के बाद मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चला। उधर सू जिन यून का चेहरा पूरी तरह पेल था। वो वुडन डोर के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही फुटस्टेप्स सुनी उसका एक्सप्रेशन और टेंस हो गया, लेकिन उसकी बैग के पीछे एक सिजर्स छिपी हुई थी। असल में स्कार फेसड रॉबर की फिलाटी बातें वो भी सुन चुकी थी। उसे पता था सामने वालों की संख्या ज्यादा है। अगर सामने से फाइट करती तो ऑर्डिनरी गर्ल्स से स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इन डेस्परेट रॉबर्स के सामने चांस नहीं था। अगर वो बाहर निकलती तो हॉस्टेज बनने का खतरा था और मेरी वीकनेस बन जाती, इसलिए वो बाथरूम में छिपी रही। उसने डिसाइड कर लिया था अगर जरूरत पड़ी तो सरप्राइज अटैक करेगी। अगर कामयाब हुई तो एक जान के बदले दूसरी जान ले लेगी और अगर फेल हुई तो खुद अपनी लाइफ खत्म कर देगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो वो ह्यूमिलिएशन बिल्कुल नहीं सहेगी। उसने ये फैसला पहले ही कर लिया था। साथ ही वो नॉइज क्रिएट करके मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने का भी सोच रही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने 5 रॉबर्स को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। अब हमारी आंखें मिली। बाथरूम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया, बस हमारी हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। सू जिन यून की आंखों के किनारे हल्के लाल थे। वो मुझे देखती रही। श्याओंग, ये कहते ही उसने सिजर्स फेंक दी और सीधे मेरी बाहों में आकर मुझे कसकर हक कर लिया। मैं कुछ सेकंड स्टन्ड रह गया, फिर धीरे धीरे मैंने भी आर्म्स उसके अराउंड रख दी और उसे जेंटली हक किया। मैं साफ महसूस कर सकता था सू जिन यून का शरीर वायलेंटली कांप रहा था। वो सच में बहुत डर गई थी। मेरा दिल तुरंत कस गया। उसी समय मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लक महसूस हुई। गुड थिंग आज मेरी मुलाकात सू जिन यून से हुई। गुड थिंग मैं उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करने आया और सबसे बड़ी बात, गुड थिंग मैंने आज मास्टरफुल स्किल्स अवेकन कर ली।
हर लिंक बिल्कुल परफेक्टली टाइम्ड था और हर एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट थी। अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हो जाता तो पता नहीं क्या आउटकम होता, लेकिन ब्यूटीफुल टीचर सू को बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती। ये वो सीन था जो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। फॉर्चुनेटली ये सब मेरी वजह से रुक गया। शाओंग, मैं बहुत डर गई थी। सब ठीक है, अब सब खत्म हो गया। मैंने उसे जेंटली कंफर्ट किया। मेरा हाथ धीरे धीरे सुजिन यून की बैक पैट कर रहा था। सुजिन यून के चीक्स पूरी तरह रेड थे, यहाँ तक कि उसके ट्रांसलूसेंट ईयर लोब्स भी लाल हो चुके थे। उसकी आंखों में इमोशंस भरे हुए थे, फियर, टेरर, लक, इमोशन, एडमिरेशन, वर्शिप। कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस उसके दिमाग में मिक्स हो गए थे। हेल के गेट तक जाकर वापस आने के बाद उसकी कई लाइफ व्यूज बदल चुकी थी। अब वो ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसका हार्ट ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई डियर भाग रहा हो। तुम परवर्ट, तुम इतनी अच्छी फाइट कर लेते हो और कह रहे थे तुम्हें रेयर डिजीज है। तुम मुझे टीज कर रहे थे, राइट? मैं बस मुस्कुराया, कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। मैंने उसकी डीप आईज में देखा। मेरी गेज टेंडरनेस से भरी थी। सुजन अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने छोटे हाथ से मेरा कॉलर पकड़ा, टिपटो पर खड़ी हुई और अपने सॉफ्ट लिप्स मेरे होंठों पर रख दिए। वो साइलेंस हरिकेन आने से पहले वाली शांति जैसा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ स्टॉर्म बन गया। उसका किस और ज्यादा पैशनेट होता गया। उसकी फीलिंग्स अब बिल्कुल हिडन नहीं थी। उस किस में उसकी ट्रेम्बलिंग ब्रेथ थी, उसके दिल की सबसे सिंसियर फीलिंग्स थी और साथ में डेथ से बच निकलने की मैडनेस भी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हों। काफी देर तक पैशनेट किस के बाद मैंने महसूस किया कि सुजिन यून का सॉफ्ट बॉडी हल्का कांप रहा था। फिर उसने धीरे धीरे मुझे छोड़ा। उसके चीक्स अब भी लाल थे, लेकिन मैंने नोटिस किया उसकी ब्राउज के बीच पेन की एक हल्की लाइन आई। एड्रेनलिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब उसकी सेंसेस वापस आ गई थी। तभी उसे एहसास हुआ उसके एंकल का ब्रूज काफी फैल चुका था। अर्लियर डॉज करते समय उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। अब दर्द पूरी तरह महसूस हो रहा था। वो बाथरूम से लिंप करते हुए बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी उसका चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया। पूरा फ्लोर मेस से भरा था। कुछ लोग मर चुके थे, कुछ अनकॉन्शियस पड़े थे। ब्लडी सीन देखकर उसका स्कैल्प नम हो गया। उसके स्टमक में नौजिया उठने लगी। मैंने तुरंत उसका हेड पकड़ लिया और सॉफ्टली कहा, मत देखो, मैं हूं ना। फिर मैंने उसका हेड अपने चेस्ट में दबा दिया ताकि वो ब्लडी सीन ना देख सके। मैंने उसे प्रिंसेस की तरह आर्म्स में उठा लिया और केयरफुली दूसरे साइड वाले सोफा तक ले गया। उसे जेंटली बैठाने के बाद मैंने उसका इंजरी चेक करना शुरू किया। मैंने साइलेंटली अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट की। उसकी स्किन के अंदर बोन्स तक देखा। फॉर्चुनेटली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, पर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज था। रेस्ट से ठीक हो जाता। मैंने धीरे धीरे उसका एंकल मसाज करना शुरू किया ताकि पेन कम हो सके। काफी देर बाद सुजिन यून फाइनली थोड़ा काल्म हुई। उसने हल्का कांपते हुए पूछा, श्यों, अब हम क्या करेंगे? हालांकि वो यूनिवर्सिटी टीचर थी और यूजुअली काल्म रहती थी, लेकिन इतना ब्लडी केओटिक सीन देखकर आखिर वो भी एक लड़की ही थी। इस वक्त उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक था और जाने क्यों उसके दिल में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रिलायंस पैदा हो गया था। उसे लग रहा था अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाती। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कामली कहा, पहले पुलिस को कॉल करते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ। हालांकि ये सेल्फ डिफेंस था, लेकिन मैंने सच में 3 वायलेंट रॉबर्स को मार दिया। पुलिस आकर केस क्लोज कर देगी, वरना बाद में एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस का इशू बन सकता है। सी कंट्री में डेथ पेनल्टी अपोज करने वालों का इन्फ्लुएंस अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कई बार ऐसे लोग जो 1000 टुकड़ों में काटे जाने लायक हो, उन्हें भी बचा लिया जाता है। उधर क्यून पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी हलचल मच गई थी। जो सीरियल किलर गैंग आधे साल से गायब थी, उसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने खत्म कर दिया था। रिजल्ट 3 रॉबर्स डेड, 2 सीरियसली इंजर्ड। पुराने अपार्टमेंट में सुजिन यून अभी भी मेरी आर्म्स में लीन किए बैठी थी। हम दोनों उस सटल एम्बिगुअस एटमॉस्फेयर में डूबे हुए थे। तभी तो बाहर पुलिस सायरन्स गूंज उठी। श्रिल आवाज ने साइलेंस तोड़ दिया और हमें हमारी स्वीट वर्ल्ड से बाहर खींच लिया। सुजिन हल्का कांपी, फिर धीरे धीरे मेरी लैप से उठ गई। उसके चीक्स अभी भी रेड थे और आईज में शाइनेस बाकी बहुत जल्दी। 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए। सीन देखकर सब ने गैस अप किया। हालांकि वो जानते थे कि 3 डेड और 2 सीरियसली इंजर्ड हैं, लेकिन एक्चुअल सीन देखकर भी सबकी स्पाइन में चिल दौड़ गई। इंस्टेंटली सभी ऑफिसर्स की नजरें मेरे और सुजिन पर बदल गई। लीडर एक ब्यूटीफुल पुलिस वुमन थी, क्विन यान। उसकी शार्प गेज पूरे रूम में घूमी। ग्राउंड पर फ्रेश ब्लड था। फाइट के क्लियर साइंस मौजूद थे। उसने कोई डिटेल मिस नहीं की। वो धीरे धीरे बाथरूम डोर तक गई, बॉडीज को देखा, स्क्वाट होकर वॉन्ड्स एग्जामिन करने लगी, स्पेशली थ्रोट बोन्स। उसने हल्के से आंखें बंद की, जैसे पूरे सीन को माइंड में रिप्ले कर रही हो। उसने इंस्टेंटली जज कर लिया, फाइट बेहद फियर्स और फास्ट थी। और सबसे शॉकिंग बात, काउंटर अटैक बहुत मेथडिकल था। क्विन यान की ब्यूटीफुल आईज अचानक खुली, उनमें सरप्राइज चमक उठा। इतनी रूथलेस और एक्यूरेट स्ट्राइक, एक हिट में फेटल डैमेज, मैं भी इतनी परफेक्टली नहीं कर सकती। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सिंपल नहीं है। पास खड़े कैप्टन चेन ने भी सिर हिलाया। 5 रॉबर्स से अकेले फाइट, 3 डेड, 2 हेविली इंजर्ड, ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। उसने स्कार फेस्ड रॉबर की तरफ देखा। उसका शरीर ऑलमोस्ट मैंगल्ड फ्लेश बन चुका था। उसके ट्विस्टेड फेशियल एक्सप्रेशन से साफ था मरने से पहले उसने कितना पेन झेला। कैप्टन किन का स्कैल्प नम हो गया। गूज बम्प्स निकल आए, लेकिन उन्होंने डिजर्व किया था। उनके क्राइम्स के लिए 100 बार मरना भी कम था। सिचुएशन समझने के बाद चिनन अपनी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स के साथ मेरी तरफ आई। हेलो, मैं चिनन हूँ, प्रोविंशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से। जो हुआ उसके बारे में जानना चाहती हूँ। उधर सुजिन को एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर रखा जा चुका था। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट
डिपार्टमेंट के लिए। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका एंकल काफी स्वेल हो चुका था। मैंने प्रॉमिस किया रिपोर्ट खत्म होते ही हॉस्पिटल आऊंगा। तब जाकर वो थोड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ गई। चिनन ने चेयर खींची और मेरे सामने बैठ गई। बताओ तुमने इन रॉबर्स को कैसे सबड्यू किया? तुम जानते हो ये विशियस क्रिमिनल्स थे, आर्म्ड रॉबर्स, एक्सट्रीमली डेंजरस। चिनन एक नजर में समझ गई थी ये 1 वर्सेस 5 फाइट थी। जहाँ तक टीचर की बात थी, उसकी फिजिक अच्छी थी, लेकिन क्लियरली कॉम्बैट एबिलिटी नहीं थी। उसने शार्प गेज से मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने उसकी गेज अवॉइड नहीं की, बस इतना महसूस हुआ इस ब्यूटीफुल पुलिस वुमन की आईज बहुत ब्राइट थी। फिर मैंने पूरी घटना डिटेल में बताई, कैसे मैं सू जिन ह्यून के घर पहुंचा, कैसे मुझे रॉबर्स पर डाउट हुआ और कैसे मैंने उन्हें सबड्यू किया। ऑफ कोर्स सिस्टम वाला पार्ट पूरी तरह ओमिट कर दिया। चिनन बहुत ध्यान से सुन रही थी, कभी कभी उसकी आईज लाइट अप हो जाती, उसके एक्सप्रेशन में एडमिरेशन साफ दिख रही थी। चिनन ने मुझसे कुछ और सवाल पूछे, वो स्पेशली मेरी काल्मनेस और कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लेकर क्यूरियस थी। क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा है? तुम्हारी स्किल्स नॉर्मल स्टूडेंट जैसी नहीं लगती। मैंने कामली जवाब दिया, यूनिवर्सिटी मिलिट्री ट्रेनिंग में मिलिट्री बॉक्सिंग सीखी थी। मिलिट्री बॉक्सिंग? चिनियन हंस पड़ी। उसे एक आर्टिकल याद आ गया, एक स्टूडेंट ने नाइफ वाले क्रिमिनल का सामना किया था। उसने पूरे 16 मिलिट्री बॉक्सिंग रूटीन्स परफॉर्म किए थे और बदले में 32 बार कट हुआ था। एवरेज हर रूटीन पर 2 कट्स। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी स्किल्स बुरी नहीं है। फिर अचानक उसने पूछा, कैसा रहेगा? क्या मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट है? कॉम्पेंसेशन तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम और एंटी ड्रग टीम को तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है। चिनियन साफ देख सकती थी मैं ब्रेव था, लेकिन केयरलेस नहीं। डेंजर फेस करते समय काम, सिचुएशंस हैंडल करने में कंपोज, ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी कॉम्बैट स्किल बेहद आउटस्टैंडिंग थी। स्पेशल फोर्सेस एसीज से भी बेहतर। उसे मैं सच में पसंद आ गया था और ये एम्प्टी प्रॉमिस नहीं था। उसकी स्टेटस और पोजीशन के हिसाब से ये सब उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस की बात थी। मेरे जैसे टैलेंट के लिए स्पेशल पोजीशन तक बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं अभी फ्रेशमैन हूँ, फिलहाल ऐसे थॉट्स नहीं है कैप्टन किन। हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊं, तब रिजेक्ट मत करिएगा। ओके ठीक है। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला, अगर कभी माइंड चेंज हो या हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। मैंने कार्ड ले लिया। मैं जानता था इस पुलिस वुमन का बैकग्राउंड बहुत बड़ा था, फ्यूचर में कम से कम डायरेक्टर लेवल तक जरूर जाएगी। सच में आउटस्टैंडिंग लोग हर जगह आउटस्टैंडिंग ही रहते हैं। अचानक चिनियन के कोल्ड फेस पर स्माइल खिल गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस गैंग ने 10 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। ये लेवल 1 वांटेड क्रिमिनल्स थे। हम काफी समय से इन्हें ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इन पर 1 मिलियन रिवॉर्ड भी था। अगर तुम ना होते तो शायद ये केस कभी सॉल्व नहीं होता और आगे भी कई ट्रेजेसिक केसेस होते। स्टूडेंट चू, क्वैन पुलिस डिपार्टमेंट और चिनंग के लोगों की तरफ से मैं सिंसियरली तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुमने सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा खत्म किया है। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूला जाएगा। 1 मिलियन। मैं मन ही मन शॉक हुआ। अच्छा खासा विंडफॉल है, लेकिन मैंने सिर्फ हेजिटेंट होकर कहा, ये तो मुझे करना ही चाहिए था। फिर मैंने थोड़ा रुक कर पूछा, लेकिन एक सवाल है, क्या मेरा ये एक्शन जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस माना जाएगा? एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस तो नहीं? कैप्टन किन, उस सिचुएशन में अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो मुझे मार देते। चिन थोड़ी स्टंडेड हुई, फिर मुस्कुराई। बहुत ब्यूटीफुल स्माइल। तुम क्या सोच रहे हो? ये डेस्परेट आर्म्ड रॉबर्स थे, तुम्हें अनलिमिटेड सेल्फ डिफेंस का अधिकार था। ये कंप्लीटली जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस है। रिलैक्स, तुम्हें ना सिर्फ कुछ नहीं होगा बल्कि रिवॉर्ड और ऑनर्स भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने फाइनली राहत की सांस ली। अच्छा है, लेकिन उसी समय मेरे दिल में हल्की हीट उठी। इन डेस्परेट रॉबर्स को मारने पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा जैसे किलिंग अर्ज अभी भी खत्म नहीं हुई। मेरी आंखें हल्की नैरो हुई। काश कोई इडियट मुझे किडनैप करने आ जाए। क्राइम सीन प्रोसेसिंग बाकी ऑफिसर्स को दे दिया गया और मुझे चिनचंग पुलिस डिपार्टमेंट लेकर गए। चीफ वोंगजुन को पहले ही खबर मिल चुकी थी। वो पुलिस स्टेशन के एंट्रेंस पर खुद वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर बेहद फ्रेंडली एक्सप्रेशन था। आखिरकार मेरी वजह से ये सीरियल मर्डर केस सॉल्व हुआ था, वरना ऊपर से प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। उन्हें हर रात डर लगता था कहीं फिर कोई विशेष केस ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो उनका चीफ वाला करियर प्रैक्टिकली खत्म था। इसलिए इस वक्त वो मेरे बेहद ग्रेटफुल थे। रॉबर्स की डेथ के बाद अब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स और डिपोजिशंस दिए और तुरंत रिलीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने CIA यूनिवर्सिटी के लीडर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया मेरे लिए ग्रैंड कमांडेशन सेरेमनी प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही मेजर टीवी स्टेशनों के रिपोर्टर्स भी आने लगे। सब फर्स्ट इंटरव्यू लेना चाहते थे। चीफ वोंग, कैप्टन चिन और बाकी लोगों के वार्म सेंड ऑफ के बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। हॉस्पिटल जाते समय 1 मिलियन रिवॉर्ड सीधे मेरे कार्ड में ट्रांसफर हो गया। अब फाइनली मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला। बाहर से मैं आंखें बंद करके रेस्ट करता दिख रहा था, लेकिन असल में मैं अपने दिमाग में सिस्टम चेक कर रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते ही सिस्टम ने लगातार कई नोटिफिकेशंस भेजे थे, लेकिन वहां इतने लोग थे और शार्प आइड चिनन भी थी, इसलिए देखने का मौका नहीं मिला। अब फाइनली मैं आराम से देखने लगा। डिंग, होस्ट डिटेक्टेड हेल्पिंग सू जिन एस्केप लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, रिवॉर्डिंग एक्स-रे विजन अपग्रेड टू पैथोलॉजिकल
pathological eye, automatically fusing all ancient and modern medical art, can identify incurable and rare diseases. Through pathological eye, host can easily find pathogen source. Diagnosis और treatment के दौरान disease progression भी predict किया जा सकता है। मैं पूरी तरह stunned रह गया। ये तो overpowered है, लेकिन system रुका नहीं। Ding, detected host helping police apprehend robbery criminals. Reward, danger sensibility. Host upcoming danger को instinctively sense कर सकेगा। Danger आते ही body automatic reaction करेगी। For example, instinctive dodge movement. मैंने तुरंत समझ लिया, ये तो स्पाइडर सेंस जैसा है। मतलब अब मैं स्पाइडरमैन बन गया। मैंने आंखें हल्की नैरो की। हालांकि मेरे पास एक्स-रे विजन था, जिससे मैं एनिमी मसल्स देखकर अटैक्स प्रेडिक्ट कर सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ओपन स्पीयर इजी टू डॉज, हिडन एरो हार्ड टू गार्ड अगेंस्ट। अगर कोई पीछे से गोली मार देता तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। आखिर नॉर्मल आदमी के लिए शॉट होना बैकस्टैब से भी वर्स है, लेकिन अब सब अलग था। ये एबिलिटी सच में गॉड टियर थी। अब बुलेट्स डॉज करना भी पॉसिबल है। एक साथ दो पावरफुल एबिलिटीज मिल गई। मेरा मूड काफी अच्छा हो गया, लेकिन सिस्टम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक फिर आवाज आई, डिटेक्टेड होस्ट एलिमिनेटिंग रॉबर्स एंड सेविंग सिटी रेजिडेंट्स फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर। रिवॉर्ड, हैंड ऑफ रिवाइवल, एलिमेंट्री कंसेप्चुअल लेवल हीलिंग एबिलिटी, कैन रैपिडली स्टिमुलेट बॉडी रिकवरी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन, मेंड बोन्स एंड रीजेनरेट फ्लेश, कैन हील इलनेसेस एंड वेरियस डिजीजेस। मैं पूरी तरह शॉक हो गया। इतना पावरफुल, ऑसम सिस्टम। अब इसे टॉप करके दिखाओ। ये एबिलिटी प्रैक्टिकली पोर्टेबल ब्लड पैक जैसी थी। मुझे तुरंत सू जिन यून याद आई। अगर ये पावर पहले मिल जाती तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक टच में उसका एंकल हील कर देता। उधर दूसरी तरफ शिंगी शान अभी एक हाई एंड रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड था। वो अभी अपनी रिच फीमेल फ्रेंड से मिलकर निकली थी। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर सामने वाली ने लोन देने के लिए अग्री किया, लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2 मिलियन। ऑफ कोर्स हर रिच वुमनली मंगशी जैसी नहीं थी, जिससे उसका एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप था, और वैसे भी किसी पर पैसे लैंड करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती। 2 मिलियन भी काफी बड़ी मदद थी, लेकिन उसके डेट के सामने ये सिर्फ बकेट में एक ड्रॉप जैसा था। इसलिए शिंग ईशान की ब्राउज टाइटली फरोड थी। उसका फेस ग्लूमी था। वो सोच रही थी, अब अगला लोन किससे मांगे। आखिर कोई भी रिच वुमन इंस्टेंटली टेंस ऑफ मिलियंस नहीं दे सकती थी, और उनका रिलेशनशिप भी बिजनेस बेस्ड नहीं था, सिर्फ फ्रेंडशिप थी। इसलिए बोरोविंग और मुश्किल हो गई थी। सोचते सोचते उसकी स्लेंडर व्हाइट फिंगर्स फोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसे एक फेमिलियर नंबर दिखा। वो कुछ सेकंड्स हेजिटेट हुई, फिर कॉल डायल कर दिया। हेलो, क्या ये सिस्टर शीन है? मुझे आपसे कुछ काम था, क्या अभी कन्वीनियंट है? दूसरी तरफ से जवाब आया, ब्लू मेलोडी क्लब वीआईपी रूम में। ओके, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। कॉल कट होने के बाद शिंगयान का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसे दूसरी तरफ की आवाजें साफ सुनाई दी थी। वहाँ बहुत लोग थे। असल में वो इतने लोगों के सामने जाकर लोन मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और ऑप्शन नहीं था। उसने डीप ब्रेथ लिया और ब्लू मेलोडी क्लब की तरफ चल पड़ी। ये ब्लू मेलोडी क्लब चिंच का बेहद लग्जूरियस मेंबर्स ओनली वेन्यू था। यहाँ स्टेटस स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेंबर रिकमेंडेशन के बिना एंट्री इम्पॉसिबल थी, और मेंबर बनने के लिए कम से कम 50 मिलियन एसेट्स होना जरूरी था। पहले शिंग यीशान भी यहाँ मेंबर थी, लेकिन कई सालों से वो यहाँ नहीं आई थी। सिस्टर शिन का असली नाम योंग काइशिन था। वो ब्लू मेलोडी क्लब की मेंबर नहीं थी, बल्कि उसकी शेयर होल्डर्स में से एक थी। योंग काइशिन बहुत पावरफुल थी। उसकी अकेली एसेट्स ही 1 बिलियन से ज्यादा थी। उसका हस्बैंड भी साधारण नहीं था। वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता था। सुना था कि उसका पूरा फैमिली फाइनेंशियल सिस्टम में था। ऐसा लगता था कि उसका फादर किमचांग में किसी बहुत बड़े पोजीशन पर था। सीधे शब्दों में एक्सट्रीमली वेल्थी और सुपर हाई स्टेटस। शिंग ईशान और उसका रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज नहीं था, बस नॉर्मल। क्योंकि जब शिंग ईशान के पास अभी भी पैसा था, तब योंग कैशिन बार बार उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आती थी। लेकिन शिंग ईशान को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो हर बार पोलाइटली रिफ्यूज कर देती थी। एक बार योंग कैशिन ने बहुत एंथुसियाज्म के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने थोड़ा फोर्सफुली भी परसुएड किया कि शिंग ईशान ज्वाइन करे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी शिंग ईशान ने मना कर दिया। उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप सटली बदल गया। फिर कुछ छोटी अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स भी हुई, जिससे शिंग ईशान और भी कम मिलना जुलना चाहती थी। अगर इस बार उसके पास और कोई चॉइस होती तो वो सच में योंग कैशिन के पास नहीं जाती। पता नहीं इस बार आसानी से लोन मिल पाएगा या नहीं। शिंग ईशान ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसे अच्छी तरह पता था कि योंग काइशिन जैसे लोगों के बीच उसे ड्रिंक करने के लिए प्रेशर किया जाएगा। अगर वो ड्रंक हो गई तो मुझे उसे लेने आना पड़ सकता था। किमचंग नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल, एक सिंपल फर्निश्ड रेगुलर वार्ड में सुजिन यून हॉस्पिटल बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसका चेहरा थोड़ा पेल था। फोरहेड के बैंग्स हल्के स्वेट से गीले थे। उसका स्प्रेन्ड एंकल कई लेयर्स गॉज से रैप्ड था, काफी स्वोलन। गॉज के ऊपर से भी साफ दिख रहा था। इंजरी हल्की नहीं थी। ब्रेन्ड एंकल, पार्शियल लिगामेंट टेयर और लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के आफ्टर इफेक्ट। शायद उसे काफी समय तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सू जिन यून सीलिंग को ब्लैंक गेज से देख रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। टीचर सू, क्या आप मुझे मिस कर रही हो? तभी मैं बुके लेकर रूम में एंटर हुआ। मेरे चेहरे पर स्लाई स्माइल थी। मैं कैजुअली बेड साइड तक गया, फ्लावर्स रखे और नेचुरली उसका फेयर जेड लाइक हैंड पकड़ लिया। सू जिन यून की थोड़ी हेजी आईज अचानक फ्रीज हो गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर अनकंट्रोलेबल खुशी आ गई। उसने हल्की स्नॉट की। शेमलेस ब्रैट, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? मैंने प्लेफुल एक्सप्रेशन बनाया।
नहीं सोच रही थी? ठीक है, लगता है मैं ही सेंटिमेंटल हो गया, तो मैं चलता हूँ। मैंने प्रिटेंड किया कि उठकर जा रहा हूँ। सू जिन यून स्टन्ड रह गई। मैंने इतनी मुश्किल से शाय होकर एडमिट करना चाहा और ये बैड गाय रोमांस समझता ही नहीं। उसने अनॉयड नजर से मुझे देखा, फिर हेल्पलेस होकर बोली, नहीं रुको, मत जाओ। ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, क्रेजी की तरह मिस कर रही थी। अब खुश हो? मैंने जानबूझकर सिर हिलाया, उस अनोइंग स्माइल के साथ। इतना सिंसियर नहीं लगा, बहुत परफंक्टरी था। फॉरगेट इट मिस सू, खुद को फोर्स मत करो, मैं जा रहा हूँ। सू जिन यून शर्म से लाल हो गई। उसने फिस्ट से मेरे शोल्डर पर मारा। तो क्या करूं मैं? कैसे प्रूव करूं कि मैंने तुम्हें मिस किया? मैंने 2 बार कॉफ किया, फिर सीरियसली अपनी चीक की तरफ पॉइंट किया। दिखाओ कितना मिस किया। सू जिन यून ने तुरंत रूम के चारों तरफ देखा, कंफर्म किया कि अंदर कोई और नहीं है। उसका चेहरा तुरंत चार्मिंग पिंक कलर से भर गया। उसने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचा, फिर स्मूच। जैसे ही मैं उस सॉफ्टनेस एंजॉय कर रहा था, अचानक मेरी चीक में शार्प पेन हुआ। मैंने हाथ लगाया तो हल्के टीथ मार्क्स थे। सू जिन यून स्मग होकर मुस्कुराई। उसने अपने शार्प पर्ली व्हाइट टीथ दिखाए, जैसे अपनी पावर शो कर रही हो। ये मिलता है मुझे टीज करने का। अब भी देखना है कितना मिस किया। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में नहीं था। मैंने चीक रब किया, मेरी आंखों में मिस्चिवस ग्लिंट आया। तुमने मुझे काटा? मैं हल्का हंसा और सू जिन यून रिएक्शन दे पाती उससे पहले मैंने दोनों हाथों से उसकी वेस्ट टिकल करनी शुरू कर दी। रुको, स्टॉप। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी, ऊपर से एंकल इंजरी भी थी। भागना चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, इतना टिकलिश है। सू जिन यून इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ हवा में इधर उधर वेव कर रहे थे मुझे रोकने के लिए, लेकिन आखिर में वो बस मेरे ईयर्स पकड़ पाई। थोड़ी प्लेफुल टीजिंग के बाद उसका पेल फेस चार्मिंग पिंक हो चुका था। उसकी नेक तक डीप रेड हो गई थी। इस ब्रैट को अपने टीचर की जरा रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अनकंसीलेबल लव भरा हुआ था। मस्ती खत्म होने के बाद मैंने मेन टॉपिक शुरू किया। मिस सू, डॉक्टर ने कहा कितने दिन स्टे करना होगा? हाफ मंथ। उसने थोड़ा डिस्प्लाइज्ड होकर लिप्स पाउट किए। जिया यूनिवर्सिटी लीडरशिप, विमेंस फेडरेशन, लेबर यूनियन, काफी लोग विजिट करने आना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कुछ दिन और रहो ताकि इंजरी सीरियस लगे। वो नेचुरली एक्टिव पर्सन थी। 10 से 15 दिन बेड पर पड़े रहने का सोचकर ही अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी ये कम्बरसम प्रोसीजर्स पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। चलो मुझे देखने दो। इतना बोलकर मैं बैंडेज रिमूव करने लगा। आखिर मेरे पास मिराक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन स्किल थी। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकती थी, स्टैसिस रिमूव कर सकती थी, बॉडी रिजेनरेशन फास्ट कर सकती थी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस और पेन रिलीफ। बस टर्न मसल ही तो था, ट्रीट करना मुश्किल नहीं होगा। सू जिन यून ने सस्पिशियस नोट की। उसका फेस फिर लाल हो गया। हे, मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। बिग परवर्ट, डॉक्टर अभी मेडिसिन लगा कर गया है, अब और मत देखो। मैं हंसूं या रोऊं समझ नहीं आया। मिस सू, आप क्या सोच रही हो? मैं इतना परवर्टेड नहीं हूँ, सच। मैंने उसका स्मूथ चीक पिंच किया। वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उसने तुरंत अपनी फेयर लॉन्ग लेग्स ब्लैंकेट के अंदर खींच ली। सल्की टोन में बोली, तो फिर देखने का मतलब क्या है? तुम इलनेस डायग्नोस करना जानते भी नहीं। ऐसा बोलने का मतलब बस देखना चाहते हो। किसने कहा मैं डायग्नोस नहीं कर सकता? मैंने कैजुअली कहा। अभी आते वक्त कुछ मेडिकल बुक्स पढ़ी, बस माइनर स्प्रेन है, नो प्रॉब्लम। फिर मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। अब मजाक बंद, अगर जल्दी बेड से उठना है तो ट्रस्ट मी। इतना बोलकर मैंने सू जिन यून की प्लम्प थाई पकड़ी और उसके एंकल का फ्रेश बैंडेज खोल दिया। उसका एंकल काफी स्वोलन था, स्वेलिंग टॉप ऑफ फुट तक फैल गई थी। पहले का ब्रूज अब डीप पर्पल ब्लैक बन चुका था। मैंने जेंटली उसका छोटा इंजर्ड फुट हाथ में लिया। उसका फुट शायद पहले कभी किसी ने ऐसे होल्ड नहीं किया था। सू जिन यून ने इंस्टिंक्टिवली जर्क किया और तुरंत शार्प पेन महसूस हुआ। उसकी विलो लाइक आईब्रोज हल्की सिकुड़ गई। फिर उसे महसूस हुआ कि एक स्कोचिंग हॉट हैंड उसके ब्रूज्ड फुट पर मसाज कर रहा है। एक वार्म करंट उसके बॉडी में फ्लो हुआ और वो अनबेरेबल इंटेंस पेन धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, उसकी ब्यूटीफुल आईज तुरंत वाइड हो गई। परवर्ट शाउंग, तुम्हें सच में मेडिसिन आती है? सू जिन यून शॉक में मुझे देख रही थी। मेरी बड़ी हैंड उसके फुट के ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट मसाज कर रही थी और वो अमेज्ड होकर महसूस कर रही थी। उसके एंकल का शार्प पेन तेजी से गायब हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हल्का सा हिलाने पर भी अनबेरेबल पेन होता था, लेकिन अब वो उसे आराम से रोटेट कर पा रही थी। इतना ही नहीं, पूरी जगह वार्म फील हो रही थी, जैसे थेरेप्यूटिक फुट सॉक हो, बहुत कंफर्टेबल। मैंने हल्की स्माइल के साथ पूछा, कैसा लग रहा है मिस सू? कंफर्टेबल? सू जिन यून ने लो वॉइस में जवाब दिया। मैं पूरी तरह फोकस्ड था। मेरी नजर उसके ब्रूज्ड एंकल पर थी। आई ऑफ पैथोलॉजी के ऑब्जर्वेशन के नीचे मिराक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन का हर मसाज लार्ज अमाउंट ब्लड स्टेसिस डिसॉल्व कर रहा था। साथ ही उसके पुराने ट्रेनिंग इंजरीज भी हील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मसाज नहीं बल्कि पजल गेम खेल रहा हूँ, ब्लड स्टेसिस एलिमिनेट करने वाला गेम। कुछ मिनट बाद सू जिन यून का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। सच में दर्द नहीं हो रहा। उसकी आंखें सरप्राइज और ग्रेटिट्यूड से भरी थी। शाओंग, सच में ठीक हो गया, अब छोड़ सकते हो। उसने रेड लिप्स बाइट किए। अपने जेड लाइक फुट को वापस खींचना चाहा, लेकिन मैंने उसे फर्मली होल्ड किया हुआ था। हालांकि सर्कुलेशन मसाज के बाद उसे सच में बिल्कुल पेन फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। हाँ, लगभग हो गया। सू जिन यून का ब्यूटीफुल फेस इतना रेड था जैसे पानी टपक जाएगा। वो स्मॉल सल्की वॉइस में बोली, अगर ऑलमोस्ट डन है तो मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मेरी नजर सीरियस हो गई। मिस सू, मैंने नोटिस किया है आपके बॉडी में काफी एलिमेंट्स हैं। मेरी गेज डीप थी। मैं ओपनली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ, सू जिन यून स्टन्ड रह गई। फिर मैंने जल्दी से कहा, सिर्फ एंकल नहीं, आपके नीज और हिप बोन्स तक में वेयर एंड टियर है। रेनी डेज में नीज बहुत हर्ट करते होंगे।
थे, राइट? सू जिन यून सरप्राइज्ड होकर हल्के से नॉडेड। तुम्हें कैसे पता? ये आपका ओल्ड एलिमेंट है। जब आप नेशनल टीम में थी तब रोज हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ये उसी समय की सीक्वेला है। बारिश वाले दिनों में मेरे नीज में नीडल प्रिक जैसा पेन होता है, बहुत दर्द। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली साई किया। उसकी आईज में हेल्पलेसनेस और फटीग दिखी। लेकिन कंट्री ऑनर के लिए थोड़ा पर्सनल पेन क्या मायने रखता है? रिटायरमेंट के बाद उसने रिकवरी ट्रीटमेंट्स पर काफी पैसा खर्च किया। मैं अभी यंग हूँ और हालत ये है, बुढ़ापे में क्या होगा? मैंने काम एक्सप्रेशन से कहा। आई ऑफ पैथोलॉजी के नीचे सब दिखता है। ऐसी कोई इलनेस नहीं जो मैं ना देख सकूं। सू जिन यून हंस पड़ी। देख सकते हो? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास एक्सरे विजन भी है। मैंने स्माइल किया। मसाज के जरिए मैं बॉडी एक्यू पॉइंट स्टिमुलेट कर सकता हूँ, जिससे बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है। एक सेशन में क्योर नहीं होगा। अगर कंप्लीट क्योर चाहिए तो कम से कम डजन डेज मसाज करना पड़ेगा। ये सुनते ही सू जिन यून की आईज चमक उठी। उसने सरप्राइज और एक्साइटमेंट से पूछा, तुम सच में मेरी ये इलनेस क्योर कर सकते हो? ये शार्प पेन उसे बहुत लंबे समय से टॉर्मेंट कर रहा था और यही रिटायरमेंट का मेन रीजन भी था। ट्रीटमेंट सिर्फ रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस से पॉसिबल था, स्लो रिकवरी और स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज अवॉइड करना। लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन टीचर थी। एक्सरसाइज अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। हर दिन स्टेयर्स चढ़ना, कई किलोमीटर्स वॉक करना, ये सब अनअवॉइडेबल था। उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, हर्बल फ्यूमिगेशन सब ट्राई किया था। बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया। जब फ्लेयर अप होता तो अनबेरेबल होता। कभी कभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। लेकिन अभी जो मसाज इफेक्ट हुआ था उससे उसे होप मिली। ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। तुम ये जानबूझकर तो नहीं कह रहे? वो सेंटेंस फिनिश करती उससे पहले मेरा वार्म हैंड उसके नी पर पहुंच चुका था। मिरेक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन के इफेक्ट के नीचे सू जिन यून के लंबे समय से वॉर्न मेरिडियंस और जॉइंट्स धीरे धीरे हील होने लगे। मैंने लगभग 6 से 7 मिनट तक उसके न्यूज मसाज किए। सू जिन यून को महसूस हुआ उसकी टेंस थाई मसल्स कभी इतनी रिलैक्स्ड नहीं हुई थी। इतना कंफर्टेबल उसने पहले कभी फील नहीं किया था। पहले हमेशा डल एक रहता था, लेकिन अब ना सिर्फ डिस्कम्फर्ट गायब था बल्कि बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। उसे मानना पड़ा, मेरी मसाज टेक्निक सच में बहुत अच्छी थी। वार्म, कंफर्टेबल और स्ट्रेंजली एडिक्टिव। लेकिन सू जिन यून अपने पिंक लिप्स टाइटली बाइट कर रही थी। उसकी आईज शर्म से भरी थी। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन साथ फेस करने के बाद अब वो मुझे रेजिस्ट नहीं करती थी। मैंने धीरे धीरे हाथ वापस लिया, फिर सीरियस टोन में कहा, मिस सू, मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इतना एम्बैरेस्ड होने की क्या जरूरत है? आई नो। सू जिन यून ब्लैंकेट के अंदर छुप गई। बस उसका आधा छोटा सिर बाहर था। उसकी मॉइस्ट शाई आईज मुझे देख रही थी। उसका हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट था। क्यों लग रहा है ये लिटिल मैन पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया? तभी मेरे पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन निकाला। मैसेज आंटी शिंग का था। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत थोड़ा सीरियस हो गया। मिस सू, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अब मुझे जाना होगा। आपका एंकल अब ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहिए। मैं सिया यूनिवर्सिटी के पास हाउस ढूंढ लूं, फिर आप वहाँ मूव हो जाना। क्या हुआ शाओवांग? मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर सू जिन यून तुरंत वरीड हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जेंटली उसके शोल्डर्स पकड़ ली। कुछ नहीं, बस आंटी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया। उन्होंने मुझे लेने बुलाया है। डोंट वरी सिस्टर जिन यून। इतना बोलते हुए मैंने उसके फॉरहेड के स्ट्रे हेयर्स पीछे किए। मेरी आईज टेंडरनेस और केयर से भरी थी। उसकी वरीड गेज के नीचे मैं थोड़ा झुका। हमारे फॉरहेड्स टच हुए। फिर मैंने उसके पिंक लिप्स किस किए। सू जिन यून पहले स्टन्ड रह गई, फिर धीरे धीरे उसने आईज बंद की और किस का जवाब दिया। क्लिक। उसी समय मैंने सीक्रेटली सेल्फी ले ली, फिर फोटो उसे सेंड कर दी। मिस सू, अच्छे से रेस्ट करना। अगर मुझे मिस करो तो ये फोटो देख लेना। उस स्वीट किसिंग फोटो को देखकर सू जिन यून ब्लश कर गई। उसने लाइटली नॉड किया। उसकी आईज हार्ट स्टरिंग लाइट से भरी थी। रास्ते में केयरफुल रहना, डोंट वरी। मैंने स्माइल किया। वो मेरी बैग को तब तक देखती रही जब तक मैं पूरी तरह साइट से गायब नहीं हो गया। फिर उसने फोन उठाया और किसिंग फोटो को घूरने लगी। धीरे धीरे उसके लिप्स पर स्वीट स्माइल आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने उस फोटो को अपना वॉलपेपर बना लिया। हालांकि अभी फॉर्मल कन्फेशन बाकी था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह लव नेट में गिर चुकी है। वीआईपी रूम नंबर 1, ब्लू विंग क्लब। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने टैक्सी ली और सीधे वहीं चला गया। आंटी शिंग का मैसेज कुछ खास नहीं था, बस इंस्ट्रक्शंस थी। किड दो, बाद में आंटी को ब्लू विंग क्लब के रूम नंबर 1 जाना है। शायद मुझे फोर्स करके ड्रिंक करवाया जाएगा। अगर टाइम हो तो मुझे लेने आ जाना। अगर ना आ सको तो भी ठीक है, आंटी लेकर हैंडल कर सकती है। मैं ड्रंक नहीं होऊंगी। तुम बस घर पर ओबीडियंटली वेट करना। हालांकि मैसेज में ऐसा लिखा था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था मेरी फूलिश स्वीट आंटी ऐसे सिचुएशंस हैंडल करने में अच्छी नहीं थी। अगर सिर्फ ड्रिंकिंग और स्पेंडिंग की बात होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ वो लोन मांगने जा रही थी। नेचुरली वो वीकर पोजीशन में थी। उस जैसे पर्सन जिसने कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, वो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर फील करेगी। इसीलिए उसका मैसेज इतना ऑकवर्ड था। वो चाहती थी कि मैं आऊं ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिले, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो बहुत यूजलेस लगे, जैसे हर चीज में मुझ पर डिपेंड हो। इसलिए मैसेज कॉन्ट्रडिक्टरी था, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी ब्यूटीफुल आंटी शिंग को मेरी जरूरत थी और मैं उसे कभी रिफ्यूज नहीं करता। इस समय ब्लू विंग क्लब के वीआईपी रूम नंबर 1 में काफी लाइवली माहौल था। वार्म येलो क्रिस्टल चैंडेलियर पूरे रूम को मैग्निफिसेंट लाइट से भर रहा था। लार्ज टेबल पर हर तरह के एक्सपेंसिव डेलिकेसीज रखे थे। कई बॉटल्स डेकेड्स ओल्ड मोटाई लिकर की खाली हो चुकी थी। करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे। सबके चेहरे रेड थे। पूरा माहौल ड्रिंकिंग और लाफ्टर से भरा था। लेकिन क्राउड के बीच 2 आदमी सबसे ज्यादा आई कैचिंग थे। उनकी एक्विलाइन नोजेस और शार्प गेज
फेजेस उन्हें बाकी लोगों से अलग बना रही थी। हालांकि वो क्वाइटली बैठे थे, लेकिन उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरा नेचुरली लोगों में प्रेशर पैदा कर रही थी। दोनों के हाथों में ड्रैगन हेडेड केन्स थे। एक पूरी तरह गोल्डन था, लाइट्स के नीचे डैजलिंग मेटालिक शीन छोड़ रहा था। दूसरा ब्राइट सिल्वर का था, उसके ड्रैगन हेड में जेमस्टोनस लगे थे, बेहद वैल्यूएबल। बाकी लोगों का एटीट्यूड देखकर साफ था पूरी पार्टी उन्हीं दोनों के अराउंड घूम रही थी। जब भी वो कैजुअली कुछ बोलते, बाकी लोग तुरंत नॉड करने लगते। स्पष्ट था इस सर्कल में उनका स्टेटस ऑर्डिनरी नहीं था। यांग कैशिन एक बहुत प्लम्प वुमन थी। उसकी स्किन काफी फेयर थी, लेकिन फिगर पूरी तरह प्लस प्लस मैक्स टाइप। उसका फेयर आर्म ही कुछ स्किनी मैन की थाइस जितना थिक था। कुल मिलाकर टिपिकल फैट रिच आंटी इंप्रेशन। वो हंसते हुए आसपास के लोगों से बात कर रही थी, लेकिन बीच बीच में ड्रैगन हेडेड कैन वाले दोनों मैन को फ्लैटरिंग नजरों से देखती थी। तभी उसके पास बैठा मंकी जैसा स्किननी आदमी ड्रंकन वॉइस में बोला, बिग सिस्टर, अभी किसका कॉल था? उसका नाम था यांग वे, यांग काइशिन का सेकंड यंगर ब्रदर। यांग काइशिन ने वाइन सिप किया, फिर कैजुअली बोली, शिंगीशान का, वही वुमन जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। उसने कहा मुझसे मिलना है, प्रोबेबली मनी बोरो करने के लिए। ये सुनते ही यांग वे की आईज चमक उठी। उसने लिप्स लिक के, वो फाइनली टूट ही गई। इस बार तो वो मेरे हाथों में आएगी। देखता हूँ अब भी कितनी नोबल बनती है। अपने ब्रदर का पेटी एक्सप्रेशन देखकर यांग काइशिन थोड़ा अनॉयड हुई, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। बिग सिस्टर, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, यांग वे एक्साइटेड होकर बोला। मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ। प्रॉमिस करता हूँ, बस यही आखिरी वुमन चाहिए मुझे। आप जानती हो मुझे शिंग ईशान सालों से पसंद है। एक बार वो मिल जाए तो मैं तुरंत सुधर जाऊंगा, फिर बाहर फूल अराउंड नहीं करूंगा। यांग काइशिन इंपीशिएंट होकर बोली, हाँ हाँ पता है, बस चुप रहो, बहुत अनोइंग हो। लेकिन यांग वे ऑलरेडी खुश हो चुका था। बिग सिस्टर सबसे बेस्ट है। कुछ देर बाद शिंगयन आ गई। उसने मैसेज भेजा कि वो नेक्स्ट रूम में वेट कर रही है। चलो। यांग काइशिन उठी। उसने ड्रैगन केन वाले दोनों मेन को फोर्स्ड स्माइल दिया, फिर यांग वे के साथ नेक्स्ट रूम की तरफ चली गई। प्राइवेट रूम डोर खुलते ही यांग काइशिन ने एग्जैजरेटेड टोन में कहा, ओ माय, इतने लंबे समय बाद कांटेक्ट किया, अचानक मुझे क्यों याद किया? यांग काइन ने एंथुसियास्टिक आवाज में कहा। शिंगईशान कमरे में खड़ी थी, थोड़ी फ्लस्टर्ड। सिस्टर शिन, लेकिन जैसे ही शिंगयन ने बोलना शुरू किया, उसने योंग कैशिन के पीछे खड़े आदमी को देखा। एक बंदर जैसा दुबला आदमी, योंग वे। उसकी आईब्राउज तुरंत सिकुड़ गई। उसे इस आदमी से बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं था। योंग वे हमेशा से उसे पसंद करता था, यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद भी। लेकिन वो हमेशा उसके सामने ओवरली अटेंटिव एक्ट करता था और अक्सर वियर्ड बातें करता था। जहां तक शिंगईशान जानती थी, ये आदमी एक जेन्युइन ओल्ड लेचर था, इसलिए वो उससे डिस्कस्ट करती थी और उसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। योंग कैशिन के साथ उसका रिलेशनशिप खराब होने की एक वजह भी यही थी। एक गैदरिंग में योंग वे अचानक आ गया था और ड्रंक मंगशी को टच करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में शिंग यीशेन ने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। उस दिन के बाद उसने यांग वेई को फिर कभी नहीं देखा और योंग खा के साथ भी धीरे धीरे दूरी बढ़ गई। आखिर वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर था। डॉग को मारने से पहले उसके ओनर के बारे में सोचना पड़ता है। क्या हुआ? मुझे देखकर सरप्राइज हो गई। यांग वेई आराम से अंदर आया, सोफा पर पैर रखकर बैठ गया और चिन रब करते हुए लगातार शिंगयन को ऊपर नीचे देखने लगा। हे यीशान, हम लोग नेक्स्ट रूम में डिनर कर रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरा ब्रदर पसंद नहीं, लेकिन वो तुम्हें बहुत टाइम से मिस कर रहा था। बस थोड़ा मिलने चला आया। रिलैक्स, हमारी बातों में डिस्टर्ब नहीं करेगा। यंग केन आंखें सिकोड़कर हंसी। उसका एक्सप्रेशन बहुत एंथुसियास्टिक था। ये सुनकर शिंग यीशान कुछ नहीं बोल पाई, बस फोर्स्ड स्माइल दिया। उसने काल्म वॉइस में कहा, सिस्टर शिन, मुझे हाल ही में कुछ ट्रबल हुई है, क्या आप मुझे कुछ पैसे लेंड कर सकती हो? आई न्यू इट, तुम्हारा हस्बैंड सच में अनरिलायबल निकला। यंग कैशिन का एक्सप्रेशन बदल गया। वो ऐसे एंग्री हुई जैसे सच में सिंपैथी कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ छोड़कर वो उन लो क्लास औरतों के साथ रह रहा है। उसकी डॉग आईज ब्लाइंड हो गई होंगी। अब देखो, देश में इतना बड़ा मेस करके खुद मजे लेने भाग गया और मेरी पूर यूसन को अकेले सफर करने छोड़ दिया। ये बोलते हुए उसने फेक राइचसनेस दिखाते हुए शिंग यीशान का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। लेकिन उसकी बातों से शिंग यीशान की आंखों में सस्पिशन आ गया। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, लेकिन योंग काइन को मेरी सिचुएशन सब पता है। लगता है इसने मुझ पर काफी ध्यान रखा है। लेकिन फिर उसने सोचा उसके हस्बैंड के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काफी कनेक्शंस थे, तो शायद सिचुएशन पता होना स्ट्रेंज नहीं था। फिर भी शिंग यीशान अलर्ट हो गई। क्या ये मेरी प्रॉब्लम जानकर ही योंग वे को भी साथ लाई है? सिस्टर शिन, अब जब आपको मेरी सिचुएशन पता है तो मैं सीधे बोलती हूँ, क्या इमरजेंसी के लिए मुझे लोन मिल सकता है? इंटरेस्ट कितना भी हो चलेगा, मैं 3 साल में लौटा दूंगी। योंग का सीन ने हेजिटेंट एक्सप्रेशन बनाया, फिर उसने आंखों से यांग वे को सिग्नल दिया। यांग वे तुरंत समझ गया। वो पीछे से शिंग यीशान के करीब आया, जैसे उसके शोल्डर्स पकड़ने वाला हो। शिंग यीशान ने तुरंत डॉज किया और गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो? शिंगयन की आंखों में डिस्गस्ट देखकर यांग वे को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे एक्साइटमेंट फील हुई। हाँ, ऐसे ही हेट करो मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है। उसे अच्छा लगता था जब औरतें उसे उस नजर से देखती थी। जितनी ज्यादा हेट, उतना ज्यादा कॉन्क्वेस्ट फीलिंग। यांग वे कॉन्फिडेंट होकर बोला, तुम पर इतना डेट है, क्यों ना मेरे साथ आ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ तुम अब भी केयर फ्री लाइफ जी सकती हो। शिंग यीशान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। नाम सही से लो, मुझे शिंगशान बुलाओ। यांग वे का एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया, फिर उसके चेहरे पर एंगर आ गया। ये औरत खुद को समझती क्या है? इतनी हालत होने के बाद भी एटीट्यूड। यांग वे कोल्डली स्नीर करने लगा। बहुत बढ़िया शिंगयन, इतनी हालत होने के बाद भी नोबल बनने का नाटक कर रही हो।
अपनी हालत देखिए, तुम पर टेंस ऑफ मिलियंस का डेट है, बैंक तुम्हारा हाउस और कार सीज करने वाला है, तुम्हारे पास कोलेटरल है, पे बैक करने की एबिलिटी है, अगर कोई तुम्हें पैसे दे तो वो पैसे फेंकने जैसा नहीं होगा। लोन मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, या वापस करने का कोई इरादा ही नहीं। उसकी बातें नाइफ जैसी थी, हर वर्ड सीधा दिल में चुभ रहा था। शिंग ईशान की नजरें ठंडी हो गईं, लेकिन वो ये भी समझ रही थी यंग वे सच बोल रहा था। अगर उसे वो गोल्ड बॉक्स ना मिलता और लाई मंगी ने 10 मिलियन लेंड करने को अग्री ना किया होता तो शायद कल उसे सच में सड़क पर सोना पड़ता। लेकिन यंग वे की बातों ने उसे एक बात समझा दी, जुआंगो इतना बड़ा लोन मेरी जानकारी के बिना कैसे ले सकता था। कार और हाउस मॉर्गेज, मुझ पर ह्यूज डेट डालना, अगर अंदर के लोग हेल्प ना करते तो ये इम्पॉसिबल था। उसे पूरा शक हो गया, शायद जुरंगो ने उसे पहले ही इन लोगों को सेल आउट कर दिया था। भले ही वो कई साल बिजनेस से दूर रही हो, लेकिन इन डार्क ट्रिक्स को वो अच्छे से समझती थी। अगर उसे थोड़ा टाइम मिलता तो शायद कुछ डेट्स लीगली हटवा सकती थी, लेकिन अभी उसके पास सबसे जरूरी चीज नहीं थी, टाइम। शिंग ईशान को साइलेंट देखकर यांग वेई मॉकिंग स्माइल देने लगा। हमारा रिलेशन अच्छा है, इसलिए मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ईशान, अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम्हारा डेट बहुत बड़ा है, रीपेमेंट डेडलाइन भी पास है, पहला इंस्टॉलमेंट ही 20 मिलियन से ऊपर है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी? सच में ब्रिज के नीचे सोना पड़ेगा क्या? लेकिन अगर अभी घुटनों पर बैठकर मुझे बेक करो तो मैं शायद मदद कर दूं। मैं वर्ड डालकर रीपेमेंट कुछ महीनों के लिए डिले करवा सकता हूँ। शिंग यूसन का चेहरा बर्फ जैसा कोल्ड हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमसे भीख मांगू? तुम जैसे डिस्कस्टिंग रॉटन इंसान से उससे अच्छा मैं मर जाऊं। ये कहकर वो उठी और जाने लगी। उसके लिए खुद को सेल करना लोन लेने से भी वर्स था। यांग कईन ने एटमॉस्फेयर टेंस होते देखा। वो जल्दी से बीच में आई। तू बेवकूफ, दिन भर क्या बकवास करता रहता है, अभी निकल यहाँ से, मुझे ईशान से अकेले बात करनी है। यंगवे का चेहरा लाल हो गया। वो क्लियरली अनहैप्पी था, लेकिन अपनी सिस्टर का एक्सप्रेशन देखकर उसने सिर्फ कोल्ड स्नॉट किया और बाहर निकल गया। यांग वेई के जाते ही यांग काइशिन ने तुरंत वार्म स्माइल बनाई। उसने शिंग शैन के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे वापस बैठाया। अरे ईशा, देखो ना कितना ऑकवर्ड हो गया, वो यूजलेस आदमी है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। मैं भी वुमन हूँ, तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन फिर उसका टोन बदल गया। लेकिन ईशान, चाहे यांग वेई कितना भी यूजलेस हो, फिर भी वो मेरा यंगर ब्रदर है। वो हमेशा कहता है कि उसे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम दोनों, शिंगियन एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखने लगी। डैम, वन गुड कॉप वन बैड कॉप। अब असली बात आ गई सिस्टर शिन, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर पैसे बोरो करने के लिए ये सब करना पड़े तो मैं अभी चली जाती हूँ। वो फिर उठी, लेकिन योंग काई शिन ने उसे वापस रोक लिया। अय्या ईशान, मैं वो मतलब नहीं कह रही, पहले मेरी बात पूरी सुनो। योंग काई जल्दी जल्दी सोचने लगी, फिर एंथुसियास्टिक होकर बोली, कोई भी ग्रज छोड़ा जा सकता है, बस तुम दोनों के बीच छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बिजनेस पीपल हैं, ड्रिंक के साथ सब सॉल्व हो जाता है। एज दे से, मीटिंग विद अ स्माइल वॉशेज अवे ग्रजेस। मैं उस बास्टर्ड को बुलाकर तुमसे अपोलोजाइज करवाऊंगी, तुम बस उसे फॉरगिव कर दो प्लीज, मेरी खातिर। मैं सच में तुम्हें फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन वो मेरा ब्रदर भी है। अगर तुम दोनों नहीं बने तो मैं बीच में फंस जाती हूँ, बहुत ऑकवर्ड होता है। शिंगियन गहराई से फ्राउंड करने लगी। उसे पुरानी कहावत याद आई, गरीबी में दोस्त मत ढूंढो और मुश्किल में रिश्तेदार मत तलाशो, क्योंकि ऐसे समय लोग अक्सर किक यू व्हेन यू आर डाउन और फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। हालांकि वो कई साल बिजनेस से दूर रही थी, लेकिन एक्सपीरियंस से जानती थी इस दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। योंग गाइशिन की बातें सुनने में गाने जैसी स्वीट थी, लेकिन शिंग ईशान को साफ लग रहा था कि उसके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोन का ऑफर रियल था और अभी उसे सबसे ज्यादा उसी की जरूरत थी। उसने जल्दी से कैलकुलेशन किया। उसकी अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी थी, एक दो दिन व्हाइट वाइन पीना उसके लिए मुश्किल नहीं था। शिंग ईशेन ने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं सिर्फ 2 ग्लासेस पीऊंगी, 20 मिलियन बोरो करना काफी होगा, उससे ड्यू डेट क्लियर कर दूंगी और थोड़ा पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बच जाएगा। श्याओ पंग को भी सपोर्ट कर पाऊंगी और सिर्फ 2 ग्लासेस व्हाइट वाइन से मैं ड्रंक नहीं होंगी, मैं सोबर रह सकती हूँ। ऑल राइट। शिंगयान की साइलेंस देखकर यांग गायन खुश होकर हंसी, तो तुम मेरी खातिर ये फेवर कर रही हो? हाँ हाँ, तय रहा। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर गई, फिर तुरंत वापस आई। हाथ में रेड वाइन की बॉटल और 3 टॉल ग्लासेस थे। उसके पीछे यांग वे भी था। उसका एक्सप्रेशन अभी भी ग्लूमी था। वो शिंग ईशान को ऐसे देख रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि उसकी सिस्टर उसकी मदद क्यों कर रही है। कम ऑन ईशान, मुझे पता है तुम ड्राइव करके आई हो, इसलिए व्हाइट वाइन कन्वीनियंट नहीं तो ये रेड वाइन पी लो। यांग काइन क्लियरली समझ रही थी कि शिंग ईशान किस बात से कॉशियस है, इसलिए उसने खुद पहले ग्लास भरा और सिर पीछे करके एक ही बार में पी गई। फिर यांग वे पर चिल्लाई, क्या देख रहा है, जल्दी वाइन पोर कर। 40 साल के हो गए, दिमाग में बस गंदी बातें भरी रहती हैं। वार्निंग दे रही हूँ, ईशान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, भविष्य में डिसरिस्पेक्ट मत करना। जल्दी वाइन डाल और पहले वाली बात के लिए अपोलोजाइज कर। यन पेटी पर्सन नहीं है, एक ग्लास पी लो और पुरानी बातें भूल जाओ। यंग काइन जोर जोर से बोल रही थी, उसके चेहरे की फ्लैश तक हिल रही थी। शिंग ईशान उसे क्वाइटली देख रही थी। उसने नोटिस किया व्हाइट वाइन निकाली ही नहीं गई, सिर्फ रेड वाइन और ट्रस्ट दिलाने के लिए। यंग काइन ने खुद पहले ड्रिंक भी किया। इससे शिंग ईशान थोड़ा रिलैक्स्ड हो गई। उसे लगा कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए।
चाहे वो यांग वे को कितना भी हेट करती हो, लेकिन यांग कईन अभी उसकी मदद कर रही थी। इसलिए शिंग ईशान ने ग्लास उठाया और खुद थोड़ी वाइन डाली। नो नीड सिस्टर, मैं खुद कर लूंगी। फिर उसने ग्लास खत्म कर दिया। टेस्ट वही फेमिलियर था, कुछ भी स्ट्रेंज नहीं। उसका टेंस हार्ट थोड़ा रिलैक्स हो गया। यांग वे ने लिप्स पर्स किए, फिर रिलक्टेंटली बोला, शिंग ईशान, पहले मैंने तुम्हें ऑफेंड किया, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। उसने कैजुअली थोड़ा वाइन डाला और एक ही बार में पी गया। तुम मैग्नानिमस हो, मेरी गलती ओवरलुक कर सकती हो, प्लीज होल्ड इट अगेंस्ट मी मत करना। ये बोलकर वो रॉन्ग एक्सप्रेशन बनाकर बाहर निकल गया। यावे, कहां जा रहे हो? यांग कैशिन चिल्लाती रही, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसने साई किया, वो ऐसा ही है, फॉरगेट हिम। मैं भी उसे पसंद नहीं करती। तुमने अभी 1 ग्लास पिया ना, मतलब 10 मिलियन बाद में ट्रांसफर कर दूंगी, या और ड्रिंक करोगी? काफी समय बाद हम सिस्टर्स ऐसे हैप्पीली ड्रिंक कर रहे हैं, अगर चाहो तो और बॉटल्स ले आती हूँ। लेकिन शिंग यीशेन ने सिर हिलाया। इनाफ सिस्टर शिन, इतना काफी है। असल में उसने सिर्फ 2 ग्लासेस व्हाइट वाइन पीने का प्लान बनाया था, लेकिन ये वाइन तो पानी जैसी स्मूथ थी। तभी उसके दिमाग में अचानक एक थॉट आया, क्या मुझे कुछ और ग्लासेस पीने चाहिए? आखिर एक एक्स्ट्रा ग्लास मतलब एक्स्ट्रा 10 मिलियन। तब बिजनेस शुरू करने के बाद भी मैं उसके लिए काफी पैसा छोड़ सकती हूँ। आखिर उसकी वजह से ही तो शाओ पांग ने अपनी सालों की सेविंग्स निकाल दी थी। एक आंटी होने के नाते उसके पास रिपे करने के लिए कुछ नहीं था। अगर फ्यूचर में बिजनेस फेल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? 100 मिलियन डेट या 200 मिलियन डेट, डिफरेंस ही क्या है? लेकिन अगर मैं उसे 10 मिलियन दे दूं तो उसकी डेकेड्स की स्ट्रगल कम हो जाएगी। इसी थॉट की वजह से उसने आसानी से 5 ग्लासेस वाइन पी लिए। लेकिन हालांकि इस बॉटल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अगली बॉटल सेफ होगी इसकी गारंटी नहीं थी। इसलिए वो कॉशियस रही और आगे ड्रिंक करने से मना कर दिया। सिस्टर शिन, 50 मिलियन काफी है, थैंक यू, अब मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो उठी, अचानक उसके ऊपर डिजीनेस छा गई। उसका शरीर लड़खड़ा गया। कैसे? मैं ड्रंक कैसे हो गई? उसने तुरंत एम्प्टी बॉटल और यांग कैशिन को देखा। वाइन प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर ग्लास? वाइन ग्लास में प्रॉब्लम थी। यीशन, तुम ड्रंक हो गई हो। यांग कैन के चेहरे पर ग्रिन फैल गई। वो तुरंत उसके पास आई। चलो, मैं तुम्हें रेस्ट करने ले चलती हूँ। लेकिन उसी मोमेंट शिंग यीशन की कॉन्शियसनेस तेजी से फेड होने लगी। उसकी आखिरी क्लियर मेमोरी थी रूम का डोर फिर से खुलना और यांग वे का अंदर आना। उसके चेहरे पर ल्यूड स्माइल थी। हे पिक्सेस, तुम्हारा तरीका कमाल का था। यांग वे ने फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ी शिंग यीशान को देखा, फिर विकेट स्माइल के साथ यांग कैन के पास आया। उसने वो वाइन ग्लास उठाया जिससे शिंग यीशान ने ड्रिंक किया था। ये मिस्टर अंगान वाला न्यू स्टफ है ना? सच में टॉप नॉच। वो क्यूरियोसिटी से ग्लास देखने लगा। यांग कैन ने कोल्डली कहा, एग्जैक्टली। असल रीजन ये था कि हालांकि यांग कैन और शिंग यीशान ने सेम बॉटल से वाइन पी थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ शिंगयान को हुई क्योंकि ड्रग वाइन में नहीं था, वो सीक्रेटली ग्लास के इनर रिम पर लगाया गया था। इसीलिए शिंग यी शेन ट्रिक में फंस गई। बिग सिस, थोड़ा मुझे भी दे दो ना, छोटी बॉटल ही सही, यांग वे विंक करते हुए बोला। अगर उसके पास ये चीज हो तो बिजनेस ट्रिप्स में अपनी ब्यूटीफुल सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन यांग कैन ने उसे घूरा। उसका एक्सप्रेशन टाइगर जैसा फियर्स हो गया। यांग वे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने इतनी मेहनत से शिंग यीशान को यहाँ तक लाया, अगर तुम फिर बाहर ट्रबल क्रिएट करोगे तो क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? यांग कैन को सच में एंग्री देखकर यांग वे डर से कांप गया। उसने तुरंत नेक श्रिंक कर ली और छोटी आवाज में बोला, डैड, तुम्हारे भी डैड हैं, इतना क्यों डांट रही हो? यांग वे, अगर मुझे पता चला कि तुम फिर फूलिंग अराउंड कर रहे हो तो इस बार ओल्ड मैन को खुद मूव करना पड़ेगा। मैं पर्सनली तुम्हें खत्म कर दूंगी। आई नो बिग सिस, मैं बस मजाक कर रहा था, अब नहीं करूंगा। यू बेटर नॉट, यांग कैन कोल्डली बोली। फैमिली हाल ही में कुछ बड़ा प्लान कर रही है। ओल्ड मैन इसे बहुत सीरियसली ले रहा है, यहाँ तक कि मिस्टर अंगान को भी बुलाया गया है। मुझे खबर मिली है कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट कैप्टन शिनान को भी कैन भेजा गया है। शिंग यीशन मिलने के बाद अपने एक्शन संभालो, बाहर और ट्रबल मत क्रिएट करना और किन्यान का अटेंशन मत खींचना, वरना भले ही तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हो, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मिस्टर अंगन खुद तुम्हें मार देगा। ये सुनते ही यंग वे डर से ऑलमोस्ट उछल पड़ा। उसने जल्दी जल्दी प्रॉमिस किया, बिग सिस, टेंशन मत लो, मुझे लिमिट्स पता है। यंग कैन ने उसकी ओबीडियंट लुक देखकर सेटिस्फैक्शन से नॉट किया। फिर उसने अनकॉन्शियस शिंग यीशान को देखा और स्नीर किया। उसी समय बूम, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यांग वे डर से उछल पड़ा। वो गुस्से में पीछे मुड़ने ही वाला था, देखने के लिए कि किसने उसकी गुड टाइम रूइन करने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही उसने बॉडी टर्न की, उसी सेकंड एक ब्लैक शैडो उसकी आंखों के सामने से रोर करती हुई निकली। वो उसके चेहरे की स्किन को ग्रेज करती हुई सीधे पीछे पैडेड वॉल में जा धंसी। बैंग! फोर्स इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरा रूम हिल गया, यहाँ तक कि क्रिस्टल शैंडलियर भी स्वे करने लगा। इस सडन सीन से यंग वे का चेहरा सफेद पड़ गया। अभी जो चीज निकली थी वो उसके सिर से सिर्फ 0.001 डिस्टेंस पर थी। अगर वो थोड़ा और टर्न करता तो शायद उसी वक्त मर जाता। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक मेटल हैंडल था, पता नहीं कहां से रिप्ड ऑफ किया गया था। डैम इट, कौन है? उसने अभी जोर से चिल्लाया ही था कि अगले ही सेकंड डोर पर खड़ी ब्लैक शैडो अचानक अंदर घुस आई। उसकी आंखों के सामने सब ब्लर हो गया। यांग वे को बस इतना महसूस हुआ जैसे सैंडबैग जितना बड़ा फिस्ट टेलीपोर्ट होकर उसकी आंखों के सामने आ गया हो। स्मैक! एक पंच में उसका पूरा शरीर पीछे उड़ गया, लेकिन मिड एयर में ही ब्लैक शैडो ने उसका एंकल पकड़ लिया और उसे जोर से वापस घुमा दिया। अचानक उसके पूरे शरीर पर टेरिफाइंग फोर्स टूट पड़ी। थर्ड क्रैक! उसकी नैसल बोन टूटने की आवाज गूंज उठी, यहाँ तक कि उसका फॉरहेड भी फट गया। लग रहा था किसी नर्व पर हिट हुआ है। उसका पूरा शरीर वायलेंटली कन्वल्स करने लगा, यहाँ तक कि उसके
शूज भी उड़ गए। तुम कौन हो? सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि एक ही सांस में उसका बायोलॉजिकल ब्रदर आधा मर चुका था। जो आया था वो और कोई नहीं, मैं था, सु लुफांग। न्यूज मिलते ही मैं तुरंत यहाँ दौड़ा आया था। रास्ते भर मैंने एक्सरे विजन चालू रखा था, इसलिए यहाँ क्या हो रहा था मुझे सब पता था। लकीली आंटी शिंग को कोई हार्म नहीं हुआ था। मैंने धीरे से सिर घुमाया, मेरी आंखों में ब्लड थर्स्टी एक्साइटमेंट चमक रही थी। बस एक नजर ही काफी थी, किसी की स्कैल्प फियर से सुन्न करने के लिए। यांग काइशिन को लगा जैसे ठंडी हवा सीधा सिर तक चढ़ गई हो। उसकी ग्रीसी थाइस के बीच से एक वार्म स्ट्रीम बह निकली। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहां हो तुम लोग? यांग कायन चिल्लाई ही थी कि मैंने सीधे उसके फेस पर पंच मार दिया। उसके चेहरे की सारी फ्लैश हिल गई और पूरा शरीर धड़ाम से जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन मोटा होने के भी फायदे होते हैं। वो पंच सह गई। एक पंच में बेहोश नहीं हुई, बस कुछ टीथ टूट गए। अगर वो स्लैपिंग कॉन्टेस्ट में जाती तो पता नहीं जीतती या नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा स्लैप जरूर सर्वाइव करती। यांग कायन मुझे डर से देख रही थी। उसके मुंह से अनक्लियर आवाज निकली, हेल्प, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे सीधे उठाया और पैडेड सोफा पर फेंक दिया। फिर मैंने उसके फेस पर जोरदार स्लैप मारा। स्मैक 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 स्मैक। मैंने लगातार 10 से ज्यादा स्लैप्स मारे, इतने कि मेरे हाथ तक नम होने लगे। तब जाकर रुका। यांग काइशिन्स की आंखें सूजकर थिन लाइन बन गई थी। उसका ब्रेन तक स्लैप होकर डिजी हो चुका था। उसके चीक्स इतने स्वोलन थे कि अब वो पिग हेड नहीं बल्कि पिग हेड प्रो प्लस मैक्स अल्ट्रा वर्जन लग रही थी। ये सीन वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, फिर ब्लू क्लोथ्स क्लब के रूम्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। इतना बड़ा कमोशन होने के बाद भी कोई देखने तक नहीं आया। बाकी रूम्स में लोग बस ड्रिंकिंग और नॉइस कर रहे थे, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। अचानक मेरी आंखें नैरो हो गई। मैंने नेक्स्ट रूम की तरफ देखा। दो लोगों के हाथ में गोल्ड सिल्वर ड्रैगन हेडेड कैन्स थी। एक्सरे विजन से मैंने उनके अंदर कुछ अनयूजुअल देखा। मैंने उनके फेसेस याद कर ली। फिर बिना कुछ बोले आंटी शिंग को उठाया और बाहर निकलने लगा। रास्ते में कन्वल्स कर रहे यांग वेई के पास पहुंचा तो मैंने उसके ग्रोन पर जोरदार किक मारी। फिर कई बार स्टॉम्प किया, उसे पूरी तरह इंपोर्टेंट बना दिया। लेकिन इतनी हालत में भी यांग वेई ने एक ग्रोन तक नहीं की, सिर्फ साइलेंटली कन्वल्स करता रहा, जैसे बिना आवाज प्रोटेस्ट कर रहा हो। आंटी शिंग को अपनी बाहों में उठाए हुए उसे इस हालत में देखकर मुझे आई ऑफ पैथोलॉजी इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी ये स्वीट सिली ब्यूटीफुल आंट। मैं बस थोड़ी देर के लिए दूर गया था और उसके साथ इतना टेरेबल थिंग हो गया बहुत जल्दी। मैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ब्लू क्लोथ्स क्लब से बाहर निकल आया, फिर सीधे बेंटली में वापस आ गया। जैसे ही मैं कार में बैठा आंटी शिंग के मुंह से हल्की सी आवाज निकली जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने देखा उसकी ब्राउज टाइटली फरोड थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके लिप्स लगातार हल्की आवाजें निकाल रहे थे। ये देखकर मैंने अनकॉन्शियसली हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ उसके पास पहुंचा मैं रुक गया। फिर धीरे से उसके हॉट चीक को टच किया और प्यार से करेस करने लगा। मेरी आंखों में हार्ट एक भरा हुआ था। ये सिली आंट, उसकी एज और बॉडी भले मेरी आंट जैसी हो, लेकिन उसके अंदर आंट जैसी कोई बात नहीं थी। उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर ज्यादा एक अर्ली 20s गर्ल जैसा था, नाइव, प्योर और दुनिया से अनजान। मुझे याद आया कुछ दिन पहले ही वो मुझे यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद फ्रेंड्स बनाने और रिलेशनशिप्स डेवलप करने की टिप्स दे रही थी, लेकिन असल में सबसे बड़ी फूल तो वो खुद निकली। अचानक मुझे अपना नया स्किल याद आया। पता नहीं ये सिचुएशन में काम करेगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा 1000 बार सोचने से अच्छा है एक बार ट्राई करना। अचानक शिंग ईशान की ब्यूटीफुल आईज में रिपल दिखाई देने लगे, एक के बाद एक वेव। उसका एक्सप्रेशन शाय और टेंडर हो गया। एयर में फेंट फ्रेग्रेंस फैल गई। उसके बॉडी सेंट और फेंट फ्रेग्रेंस आपस में मिक्स हो गए। उसी समय एक रिंगटोन अचानक जोर से बज उठी। तुम अपने डैड के डैड को क्या बुलाते हो? मैं और शिंग यूसन दोनों एक साथ टंड रह गए। आंटी शिंग की चार्मिंग आईज थोड़ी क्लियर हुई। वो हेजी नजरों से मुझे देखने लगी। कोल्ड मून लाइट मेरी बॉडी पर पड़ रही थी। मेरा टॉल फिगर सेक्रेड लाइट में नहाया हुआ लग रहा था। आंटी शिंग की नजर जैसे मुझ पर अटक गई। फोन मत उठाओ, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। रिंगटोन जल्दी बंद हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड फिर से बज उठी। स्पष्ट था सामने वाला दोबारा कॉल कर रहा था। मैं इरिटेट होकर फोन उठाने झुका, सोचा कुछ गालियां दूंगा, लेकिन कॉलर आईडी देखते ही मेरा पूरा शरीर हिल गया। लिन वॉन शू, ओ माय गॉड, मॉम कॉलिंग। मेरा रिएक्शन देखकर शिंगशन क्यूरियस हो गई। उसने अपनी मिस्टी वेट आईज से मुझे कंफ्यूज्ड होकर देखा। मैंने तुरंत इंडेक्स फिंगर लिप्स पर रखी। फिर मैंने कॉल उठा लिया। हेलो मॉम, आज अचानक आपको याद आया कि आपका एक बेटा भी है? मुझे मॉम कहते सुनते ही शिंगिशन का फेस पेल पड़ गया, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी वेस्ट पकड़ ली। उसकी एंग्री और पैनिक्ड गेज के सामने मैंने बस सिर हिलाया, फिर फिंगर से एक बटन दबाया। स्पीकर फोन ऑन। तू छोटा ब्रैट ऐसी हार्टलेस बातें बोलता है? अगर फिर नॉनसेंस बोला तो यकीन कर मैं अभी उड़कर आ जाऊंगी। बिलीव करता हूँ। क्या हुआ मॉम? कौन मेरी मॉम को बुली कर रहा है? बताइए। आपका डार्लिंग सन उसे लेसन सिखाएगा। बात करते हुए मैंने फोन साइड में रख दिया। शिंगिशन का चेहरा पूरी तरह टेंस था। वो टाइटली फ्राउंड होकर मुझे घूर रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ जेंटल स्माइल थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया उसकी पैनिक्ड चार्मिंग आईज के अंदर एक अलग ही रंग छिपा था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एलिगेंट और लिबरल आंटी शिंग इतनी आसानी से फ्लस्टर हो जाएगी। गेट लॉस्ट। बस मुझे गुस्सा दिलाना बंद कर। मैं अभी तुम्हारी नॉनसेंस सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारी आंटी शिंग कहाँ है? क्या कर रही है? मैंने उसे दर्जनों कॉल्स किए, उसने उठाए ही नहीं। तभी शिंगिशन को याद आया उसका फोन बहुत देर से डेड था। उसने चार्ज ही नहीं किया था। ये सुनते ही शिंगिशन ने पैनिक में मुझे हाथ हिलाकर सिग्नल दिया, मत बताना,
लेकिन मैं स्मर्क कर दिया। आंटी सिंह यहीं मेरे पास है, हम टीवी देख रहे हैं, उसका फोन शायद डेड है। क्या हुआ मॉम, आपको आंटी सिंह से कुछ काम है? ऑफ कोर्स काम है, जल्दी फोन अपनी आंटी सिंह को दो। मॉम की आवाज बहुत अर्जेंट थी, लग रहा था कोई मेजर थिंग हुई है। मैं हंस पड़ा। स्पीकर ऑन है। आप और आंटी सिंह बेस्ट फ्रेंड्स हो क्या? प्राइवेट बात करनी है? बस प्रिटेंड करो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ बीच में नहीं बोलूंगा, मैंने जोकिंग टोन में कहा और साइड से शिंगियन को देखा। उसका फेस पैनिक और शाइनेस से भरा हुआ था। ये एक्सप्रेशन देखकर मेरे दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग उठी। सुलूफांग, मुझे पुश मत कर, जल्दी फोन अपनी आंटी को दो। जब मॉम सच में सीरियस लगी तो शिंगियन समझ गई कि अब बचना पॉसिबल नहीं। उसने जल्दी से नेक रब की, गला साफ किया। उसकी आवाज थोड़ी होर्स थी। क्या हुआ वानू, आज अचानक कॉल कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात मुझसे छुपाने की? लिन वानू लगभग रोर कर उठी, लेकिन उसकी आवाज नेचुरली सॉफ्ट और एलिगेंट थी, इसलिए जोर से बोलने पर भी वो जेंटल ही लग रही थी। नॉर्मली वो स्केरी नहीं लगती, लेकिन इस मोमेंट ये वर्ड सुनकर शिंग यूशान लगभग डर से मर गई। उसका छोटा फेस इंस्टेंट पेल हो गया, एकदम कलरलेस। मैं भी स्टार्टल्ड रह गया। ओह माय गॉड, क्या मॉम ने सच में मुझ पर ट्रैकिंग कैमरा लगाया है? शिंगियन ने लिप बाइट की। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लिन वानू फिर बोली, क्या हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी वॉइस अब भी सॉफ्ट और जेंटल थी, लेकिन उसमें रिप्रोच साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले सेकंड कुछ टेरेबल होने वाला है। मेरी स्कैल्प तक नंब हो गई, पीठ में कोल्ड चिल दौड़ गई। आई शिंग ईशान पैनिक में स्टैमर करने लगी, लेकिन लंबे समय तक एक प्रॉपर सेंटेंस तक नहीं बोल पाई। वो एक्सप्लेन ही कैसे करती? मैंने भी लाउडली ब्रीथ करने की हिम्मत नहीं की। मैं गया, पूरी तरह गया। मॉम ने सच में ट्रैकिंग कैमरा लगा रखा है। मॉम, ये सब मेरी गलती है, मैंने फोन पकड़ लिया। सोचा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लूं, लेकिन मैं सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि फोन से लिन वनहू की कोल्ड लाफ सुनाई दी। दूसरों से पैसा बोरो करोगी, लेकिन मुझसे नहीं? क्या तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती भी हो? ये सडन ट्विस्ट सुनकर मैं और शिंगिशान दोनों स्टन्ड रह गए। बोरो मनी? तुम और कितने टाइम तक मुझसे छुपाने वाली थी? अगर आज कुछ फ्रेंड्स मुझे ये न्यूज ना बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतने डेट में हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? बैंक हाउस सीज करने वाला है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ऐसे समय में भी तुम मेरे पास आने की जगह दूसरों के पास गई। मैं तुरंत बीच में बोला, मॉम ऐसा है, आज मुझे विला में सीक्रेट कंपार्टमेंट मिला, उसमें 8 मिलियन से ज्यादा गोल्ड था। फिर मैं और आंटी सिंह एक आंटी ली मिंगशी के पास गए। उन्होंने 10 मिलियन लेंड करने के लिए अग्री कर लिया। वर्ड्स निकलते ही मेरी आंखें वाइडन हो गईं। ओ नो, गलत बोल दिया। मुझे खुद महसूस हुआ मैंने कंपोजर लूज कर दिया। अभी ये बोलना क्या सीधा मॉम को प्रोवोक करना नहीं था, जैसा एक्सपेक्टेड था। फोन के दूसरी तरफ स्ट्रेंज साइलेंस छा गया, लेकिन वो साइलेंस स्टॉर्म से पहले वाली काल्मनेस जैसा था। फिर सिर्फ 2 सॉफ्ट और जेंटल वर्ड्स सुनाई दिए, है ऐसा है, तुम लियांगशी के पास गई थी? बूम, मुझे लगा आसमान गिर गया। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी काम वॉइस के नीचे एक टेरिफाइंग वॉल्केनो छिपा था। उसकी जेंटल टोन बस उसकी अपब्रिंगिंग थी। असल में उसके अंदर का एंगर शायद रीजन की केज तोड़ने वाला था। शिंग ईशान इतनी एंग्शियस हो गई कि लगभग रोने लगी। उसने जल्दी से फोन लिया और एक्सप्लेन करने लगी, नहीं वानू, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी। मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था, लेकिन मेरी करंट सिचुएशन, मैं बहुत ज्यादा डेट में हूँ। अगर इतना पैसा बोरो किया तो मुझे खुद नहीं पता मैं पे बैक कर पाऊंगी या नहीं। दूसरों का पैसा ना लौटे तो एक बात, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हें अभी शाओंग का भी ध्यान रखना है। ये बॉटमलेस पिट है। फोन के दूसरी तरफ अब भी साइलेंस था। हर सेकंड शिंगयान को टॉर्चर जैसा लग रहा था। उसके फेयर फॉरहेड पर छोटे छोटे स्वेट ड्रॉप लगातार आ रहे थे। आई एम सॉरी वानू, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। बस मेरा भी सिर घूमने लगा। ये आखिर चल क्या रहा है? आखिरकार लिनवू फिर बोली। उसकी आवाज अब भी उतनी ही जेंटल थी। उसमें जॉय, सैडनेस या एंगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? मैं अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूँ। दूसरों से बोरो करना और मुझसे बोरो करना सेम थोड़ी है। वैसे भी तुम मुझसे बोरो नहीं कर पाती। कंपनी भी अभी प्रॉब्लम्स में है। पूरा दिन लगाकर मैंने मुश्किल से 20 मिलियन कलेक्ट किए हैं। मैं ऑलरेडी तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। बाकी का भी कोई ना कोई वे निकाल लेंगे। अगर सच में पॉसिबल नहीं हुआ तो कंपनी बेच देना। वैसे भी अभी कोई 200 मिलियन ऑफर कर रहा है, सेल करके डेट पे कर देना। नो, ये सुनते ही शिंगिशान ने बिना सोचे तुरंत रिफ्यूज कर दिया। इम्पॉसिबल, वो कैसे अलाउ करती? ये लिन वंचू की लाइफ वर्क थी। उसने अपनी आधी जिंदगी उस कंपनी में लगा दी थी, और सबसे जरूरी, उस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट था। कुछ सालों में वो लिस्टेड कंपनी बन सकती थी। मार्केट वैल्यू टेंस ऑफ बिलियंस तक जा सकती थी। इतना क्वालिटी एसेट कैसे बेच देती? लेकिन वो ये भी जानती थी लिन वो फ्रेंडशिप को बहुत सीरियसली लेती है। वो सच में ऐसा सैक्रिफाइस कर सकती थी? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। एब्सोल्युटली नहीं। वानू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शाओंग के बारे में